हेलो एस्पिरेंट्स। आज जो हम डिस्कशन लेके आए हैं वो है प्रीवियस ईयर पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए। जब भी आप कोई प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें तो आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे चीज़ों को याद रख सके, आज वो हम देखेंगे। कभी कभी होता क्या है कि जब आप किताबें पढ़ रहे होते हैं तो बार बार किताबें पढ़ने के बावजूद आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होती हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें स्किप कर जाती हैं। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू एक्सप्लेनेशंस को पढ़ते हैं और उसको एलेबोरेटली किताबों से देखते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में छप जाती हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कैसे करें। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज का जो पेपर है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2020 का पेपर है और आज ही हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी जिला न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय द्वारा और ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों ही। अब इसका आंसर आपको पता होगा अगर आपने पॉलिटी की किताब पढ़ी होगी, चाहे वो परीक्षावाणी पढ़ी हो, चाहे आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी हो, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन सी उच्च न्यायालय। ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक तो आपने सॉल्व कर लिया। बहुत सारे लोग होते हैं या फिर बहुत सारे यूट्यूब पे आप देखेंगे कि इतना सॉल्व करने के बाद वो नेक्स्ट स्टेप कर जाते हैं, नए क्वेश्चन पे पहुँच जाते हैं। लेकिन मेरा जो तरीका रहेगा, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कि आपको यहाँ रुकना नहीं है। आप जैसे कार्यकारी न्यायाधीशों के बारे में आपने यहाँ पे देख लिया कि उच्च न्यायालय नियुक्त करता है। अब देखिए, अब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, कार्यकारी न्यायाधीश किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, मेरे शब्दों को गौर करिएगा कि जो भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा इन प्रेजेंट, उसे ही कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है और ये नियुक्ति उच्च न्यायालय का विषय है। ठीक है। अब देखिए, 62 वर्ष की उम्र के बाद वो इस पद पर बना नहीं रह सकता है, तो इसकी जो मैक्सिमम एज है 62 ईयर्स है। ठीक है। और देखिए, कार्यकारी न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश इसे कहते हैं, ये इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 224 है। ठीक है। और ये मैक्सिमम 2 वर्षों के लिए ही नियुक्त किया जा सकता है। ये तो हो गई आपकी कार्यकारी न्यायाधीश के बारे में। अब इसी तरीके से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति की जाती है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कंडीशंस उसकी जान लीजिए, इन दोनों की ही कंडीशन सेम है। मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश का पद रिक्त हो, या मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, या मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य निर्वहन में अक्षम हो। ठीक है। ये हो गई मुख्य न्यायाधीश को एज अ कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त करने की बात। अब आप कार्यकारी न्यायाधीश के बारे में कैसे करेंगे कि पहला, जब भी आप देखिएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में या फिर अन्य कारणों से अपने कार्य का निष्पादन करने में असमर्थता होने पर राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। ठीक है। यहाँ तक आपको इसकी डिटेलिंग पता चल गई। अब दूसरी बात आइए, इसी तरीके से एक तदर्थ न्यायाधीश होता है, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, तदर्थ न्यायाधीश। देखिए, इसमें और कार्यकारी न्यायाधीश में क्या अंतर है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति हमेशा सुप्रीम कोर्ट में होती है और उसकी नियुक्ति में जो शामिल न्यायाधीश होता है वो रिटायर्ड जज होता है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन जब कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की बारी आती है तो ये हाई कोर्ट में होता है और यह कोई एक्टिंग न्यायाधीश होता है, मतलब जो कार्यरत न्यायाधीश होगा उसे ही हम कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तो यहाँ चीज़ मैंने होलिस्टिकली आपको इस क्वेश्चन में बता दी कि तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है, कार्यकारी न्यायाधीश क्या होता है, दोनों की कंडीशंस बता दिए मैंने, कौन कहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन जब स्टेटमेंट में आते हैं तो बच्चे गलती कर जाते हैं और उनको लगता है कि हम ये तो कहीं किताब में था ही नहीं, आया हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आपने उस चीज़ को होलिस्टिकली देखा ही नहीं कभी। इस वजह से आप वहाँ गलती कर जाते हैं और मेरा मकसद यही आपको सुधार करना है कि आप चीज़ों को कितना बेहतर ढंग से करें कि एग्ज़ाम में आप अच्छा रिस्पॉन्स दे सकें। ठीक है। अब जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए, मैच द कॉलम आया है, कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। जिसमें
पहला है पंचायतें, इसके सामने भाग 9 दिया हुआ है। नगर पालिकाएँ, इसके सामने भाग 9 क दिया हुआ है। सहकारी समितियाँ, भाग 9 ख दिया हुआ है। अधिकरण, भाग 10 दिया हुआ है। तो आपने पढ़ा होगा कि पंचायतें जो अधिनियम है 1992 का, उसके तहत भाग 9 को ऐड किया गया था। नगर पालिकाओं के लिए 74वां संविधान संशोधन 1992, इसके लिए भाग 9 क को ऐड किया गया था। ठीक है, इसी की तहत सहकारी समितियों की बात करेंगे तो ये 9 ख में आता है और यह 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको शामिल किया गया था। ठीक है, अब आती है अधिकरण पे। तो देखिए भाग 10 लिखा हुआ, भाग 10 क्या है? दल बदल कानून। तो ये तो हो नहीं सकता, तो यही क्वेश्चन, यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब अधिकरण कहाँ आता है ये भी जान लीजिए। अधिकरण आता है आपका भाग 14 क के तहत। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। कौन सही सुमेलित नहीं है? अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण, अनुच्छेद 23। ऑप्शन सी कहता है धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। और ऑप्शन डी कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29। ठीक है, इसको अब सॉल्व करिए आप। तो क्या कैसे करेंगे? देखिए, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा मूलाधिकार में। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 23। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल 25 और अल्पसंख्यकों के हितों के जो संरक्षण की बात करता है वो है अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद बताइए, बताइए बताइए। अनुच्छेद 29, राइट। लेकिन मैंने यहाँ पे कैच किया, क्या किया कि जो अनुच्छेद 23 है ऑप्शन बी का, आप ध्यान से देखिए उसको, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध जो संरक्षण है वो आपको किस आर्टिकल में, ये बहुत ही फेमस आर्टिकल है और आपको इसके बारे में याद होना चाहिए, वो है आर्टिकल 22। आर्टिकल इसकी किस क्या है? निजता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 22 क्या है? निरोध और गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। और आर्टिकल 23 क्या है? वो है बलात् श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कहता है कि WTO के अंतर्गत सरकारी समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका नीला बॉक्स सहायिका, ऑप्शन बी है हरा बॉक्स सहायिका, ऑप्शन सी है पीला बॉक्स सहायिका, ऑप्शन डी है गुलाबी बॉक्स सहायिका। तो जब भी आप न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाज़ार मूल्य के अंतर को देखेंगे तो वो हमेशा आपका ब्लू बॉक्स में आएगा, यानी नीला बॉक्स सहायिका में है। तो आपका आंसर हो जाएगा नीला बॉक्स सहायिका। ठीक है, देखिए यहीं पे आप ये भी जान लीजिए कि WTO में अमेरिका इसको लेकर हमेशा विरोध करता आया है। ठीक है, कि भारत को सब्सिडी में क्यों छूट दी जा रही है, क्योंकि जब विकसित और विकासशील देशों की आप सब्सिडी का मूल्यांकन देखेंगे उसमें तो आप भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ स्पेशल छूट दिखाई देगा आपको, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहूँगा वरना ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखिए जो ब्लू बॉक्स होती है वो कहीं ना कहीं आपका विकृति उत्पन्न करती है आपके व्यापार में। ठीक है, दूसरा हरा बॉक्स सहायिका, इसको ठीक माना गया है और बाकी चीज़ आपको खुद पढ़नी पड़ेंगी। पीला बॉक्स सहायिका क्या होती है, गुलाबी बॉक्स सहायिका क्या होती है। ठीक है, ऑप्शन इसके बाद आप आइए क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21। अब देखिए यहीं से आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे बजट 2020-21 की बात करिए और हम इस समय हैं 2023 में, तो अब तक नया बजट आ चुका है।
तो हमें इस क्वेश्चन को स्किप करना है, हमको इसको सॉल्व नहीं करना है और हमें जाकर बजट अपना देखना है कि इस बजट में इस बार के क्या प्रावधान रहे हैं, कौन कौन सी योजना चलाई गई हैं और उन योजनाओं को याद करना, उनके भीतर क्या सब्जेक्ट रहे हैं वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको स्किप करिए। अब आगे आइए 6, निम्नलिखित उपायों पर विचार करिए जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रोग्राम में लाता है। पहला ऑप्शन है बैंक दर में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है नगद आरक्षित अनुपात, तीसरा है आपका, इधर आ जाइए, सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि और चौथा है आपका सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। कौन कौन से कूट सही हैं ऑप्शन देख लीजिए आप। ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 2 3, ऑप्शन सी केवल 2 3 4, ऑप्शन डी केवल 1 3 4। इसमें क्या सही होगा? तो आप देखिए पहले पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए आप, बैंक दर में वृद्धि, इससे क्या होगा आपको देखिए कैसे चीज़ों को समझना पड़ेगा। बैंक दर में वृद्धि करने से क्या होगा? बैंक दर में अगर हम वृद्धि कर देंगे तो जो बैंक आपको लोन देता है वो कम देगा, क्यों? उसके पास पूंजी कम बचेगी। दूसरा, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, बैंक कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा रखते हैं, ये आपको पता है बात, और आरबीआई उस पर कुछ ब्याज देता है बैंकों को। अब आरबीआई क्या करता है मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए कि उन ब्याज दरों को बढ़ा देता है, जिससे क्या होगा, क्योंकि ये पैसा आपको नगद बैंक के पास जमा करना ही है आरबीआई के पास, तो जब आप इसको जमा करेंगे तो ब्याज वृद्धि की वजह से आपको ज़्यादा पैसा जमा करना पड़ेगा आरबीआई के पास। तो जब आप ज़्यादा पैसा जमा करेंगे तो आप बैंक के पास पैसा कम बचेगा और वो लोन कम देगा। इससे क्या होगा, मुद्रा के मनी सप्लाई कम होगी और मुद्रास्फीति पर नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद आइए जो तीसरा ऑप्शन है, सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि। देखिए बैंक कुछ पैसा अपने पास रिज़र्व रखते हैं, ठीक है। अब इसके अनुपात में वृद्धि कर देंगे तो क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। अब जब ज़्यादा अपने पास रखना मैंडेटरी हो जाएगा तो बैंक पैसा ज़्यादा लोन नहीं दे पाएगा, ठीक है। देखिए सांविधिक तरलता अनुपात और जो अभी इससे पहले जो मैंने आपको बताया ये यहाँ पे है नगद आरक्षित अनुपात। तो नगद आरक्षित अनुपात आरबीआई के पास जमा होता है, लेकिन जब सांविधिक तरलता अनुपात की बात करते हैं तो वो जमा होता है बैंक के पास, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, हाँ यहाँ पे आइए, ठीक है। तो इतना डिफरेंस आपने यहाँ जान लिया दोनों के बारे में। अब आई सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, अगर मान लीजिए उसको बैंक क्रय करेगा, उससे क्या होगा, उसके बदले में आपको पैसा देगा। अगर वो पैसा देगा तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो मुद्रास्फीति कम होने की बजाय और बढ़ जाएगी। इस वजह से ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, चौथा वाला। तो चौथा वाला जब आप कट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बचता है, 1 2 और 3। तो ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 सही हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको एक एक ऑप्शन पे फोकस करना है, उन ऑप्शंस के थ्रू आपको अपनी रिवीजन को उधार देनी है। उसके थ्रू आप बुक्स में जाइए, उसके बारे में पढ़िए। इससे क्या होगा, आप होलिस्टिकली चीज़ों को पढ़ पाएंगे, याद कर पाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। अब देखिए सिर्फ मैं आपको ऑप्शन टिक करा के आगे बढ़ जाता, उससे क्या होता, क्योंकि ये क्वेश्चन तो अब आने वाला नहीं है। फिर क्या करेंगे आप सॉरी तो देखिए नया क्वेश्चन देखते हैं। 7th, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। पहला ऑप्शन है फागुन, ऑप्शन बी माघ, ऑप्शन सी पोष, ऑप्शन डी चैत्र। तो चैत्र का जो महीना होता है वो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना माना जाता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में से कौन मनाता है, ठीक है। ये देखिए,
तो पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है तेलंगाना। वैसे तो ये जो नवरात्रि का त्यौहार है इन चारों ही स्टेट में मनाया जाता है, ठीक है, लेकिन जो आयोग ने आंसर माना है वो केरल को माना है, इसलिए आप केरल को ही टिक लगाइए, ठीक है, लेकिन मनाया चारों में ही जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे IIT रुड़की की टीम के द्वारा विकसित किया गया है। यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया है। आप देखिए, इस तरीके का जब भी आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज मिले तो आप ये चेक करने की कोशिश करिए कि इसमें कहीं कोई डायरेक्ट फैक्ट तो नहीं दिया हुआ है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि डायरेक्ट फैक्ट हमेशा गलत होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के पहले ऑप्शन में देखिए, इसमें IIT रुड़की दिया हुआ है, ठीक है, तो ये IIT रुड़की गलत है, इसको आप यहाँ से कट करेंगे तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी यानी दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, ये देखिए, ये सब सारी ट्रिक्स हैं, यही तरीके हैं एक आप अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर की तैयारी के माध्यम से आप अपनी पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको भी आगे सॉल्व करते रहना है। मैं आज इन सब को सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद आप खुद से इसको प्रैक्टिस करिएगा कोई भी प्रीवियस ईयर लेकर, ठीक है। अब आइए 10वां क्वेश्चन। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? पहला स्ट्रेटोस्फीयर, दूसरा मेसोस्फीयर, तीसरा टोपोस्फीयर, चौथा थर्मोस्फीयर, ठीक है। तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सबसे निचली जो परत होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर की होती है, जिसे आप क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर आता है ट्रोपोस्फीयर, जिसे आप समताप मंडल कहते हैं। उसके ऊपर कौन सा है? मेसोस्फीयर, जिसे आप मध्य मंडल कहते हैं। फिर उसके ऊपर आता है आयन मंडल, जिसको आप थर्मोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद आता है बहिर्स्फीयर, ठीक है ना, बहिर्मंडल जिसे आप कहते हो, सॉरी एक्सोस्फीयर जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तो आपका क्रम क्या हो गया? पहले स्ट्रेटोस्फीयर, फिर ट्रोपोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर। तो ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट? ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का प्रयोग कार्बोरेटरियों में किया जाता है? ठीक है, किस अम्ल का प्रयोग कार्बोरेटरियों में किया जाता है? ये देखिए, पहला ऑप्शन है आपका एसिटिक अम्ल, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो जो आपकी कार्बोरेटरियों में यूज़ होता है वो हमेशा सल्फ्यूरिक अम्ल यूज़ होता है। ये चीज़ साइंस का है, आपको पढ़ना है, कि आप किताबों से पढ़िए अम्लों के बारे में, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। आप कुछ और बातें जान लेते हैं। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो सबसे सक्रिय अकार्बनिक एसिड होता है, सबसे सक्रिय अकार्बनिक एसिड होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, जो कि सभी धातुओं और उनके ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो ये देखिए, हमने ऑप्शन देखा, ऑप्शन देखने के बाद हमने टिक लगाया, उसके बाद फिर मैंने उसके बारे में बताया आपको। ऐसे ही आपको भी पढ़ना है, जब ऑप्शन देखेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस के बारे में पता रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कब कौन सा ऑप्शन को किसी और क्वेश्चन में वो दे दे, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बता दिए, सबसे सक्रिय अकार्बनिक एसिड होता है, सभी धातुओं और ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, और इसके बिना बैटरी को निर्वहन और चार्ज करना पूरी तरीके से असंभव है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकलित किए जाते हैं। पहला नाइट्रोजन वातावरण में, दूसरा हाइड्रोजन वातावरण में, तीसरा ऑक्सीजन वातावरण में, डी आयोडीन वातावरण में। तो देखिए, हमेशा आलू के चिप्स या फिर कोई भी प्लास्टिक के थैलों में कोई भी खाद्य पदार्थ जब भी संरक्षित करने की बात की जाती है, चाहे वो आपका चिप्स का पैकेट हो, कोई भी पैकेट हो जो खाद्य पदार्थ हो, उसमें हमेशा नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया नाइट्रोजन, ऑप्शन ए सही है, ठीक है।
क्यों क्यों रखा जाता है ये भी जानिए कि नाइट्रोजन जो होता है वो रिएक्टिव गैस की कैटेगरी में नहीं आता है, जिससे क्या होता है कि वस्तुएं जो भी हैं, जो भी खाद्य पदार्थ हैं, वो लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने पर भी खराब नहीं होती हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आइए ऑप्शन नंबर 13, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीय या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, अब ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि आसवन क्या होता है, ठीक है, ऊर्ध्वपतन क्या होता है, क्रिस्टलीकरण क्या होता है। आपको नहीं पता है तो आप इसको प्लीज़ किताबों से ज़रूर पढ़िए। देखिए, आसवन विधि जो होती है वो ठोस अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो यहाँ पे सही हो जाएगा, ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा, ठोस अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए। लेकिन इसके आगे आपको जानना पड़ेगा कि किसी भी मिश्रित द्रव के अवयवों को उनकी वाष्पन सक्रियताओं के अंतर के आधार पर उनको अलग अलग तरीके से आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि आसवन विधि एक भौतिक प्रक्रिया है, कोई भी रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। ये नॉर्मल आम जीवन में जिस तरीके से हम चीज़ों को यूज़ करते हैं वो वही प्रक्रिया अपनाई जाती है ठोस अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन है आपके पास, हरा रंग, लाल रंग, बैंगनी रंग, नारंगी रंग। तो देखिए, एक फैक्ट याद रख लीजिए या फिर एक थ्योरी याद कर लीजिए कि जो भी विचलन होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्घ्य के, यानी जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी उसका विचलन सबसे कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इसका विचलन सबसे कम होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, हींग प्राप्त की जाती है, क्वेश्चन नंबर 15, हींग प्राप्त की जाती है तने के स्राव से, जोड़ों के निष्कर्षण से, फलों के निष्कर्षण से और पत्तियों के निष्कर्षण से। तो जो आयोग ने आंसर माना है वो ये है कि वो जड़ों के निष्कर्षण को इसका सही जवाब मानता है। लेकिन कहीं कहीं पे आपको ये मिल जाएगा कि हींग से प्राप्त, जो हींग किससे प्राप्त की जाती है, तनों से भी प्राप्त की जाती है और जड़ों से भी प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन देखिएगा, अगर सिंपल ऑप्शंस में आ जाए तो आप जड़ों के निष्कर्षण में इसको टिक लगाइएगा। अगर आपको 1 2 3 करके पूछे, ए बी ऐसे करके, तो आप दोनों को टिक लगाइएगा। अगर जड़ों ना दिया हो तो तनों को टिक लगाइएगा, अगर तना ना दिया हो तो जड़ों को टिक लगाइएगा। ठीक है, अब आइए 16वां क्वेश्चन, त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है स्तनधारियों में, पक्षियों में, उभयचरों में, मछलियों में। तो त्रिकोष्ठी हृदय कहाँ पाया जाता है? यह आपने पढ़ा होगा अपनी एनसीईआरटी की किताबों में, या फिर जो भी आपके पास लूसेंट वगैरह है वहाँ पे भी आप पढ़े होंगे कि उभयचरों में ही हमेशा त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उभयचर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का है कि हल्दीराम याद आ गया खाने के नाम से हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? ठीक है, ऑप्शन ए इब्राहिम गारदी, ऑप्शन बी हकीम सूर, ऑप्शन सी ताटी बेग, ऑप्शन डी महमूद लोदी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा आप आंसर सही? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टाटी बेग। ठीक है, कहीं कहीं पे तर्दी बेग लिखा रहता है, कहीं कहीं पे टाटी बेग लिखा रहता है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, टाटी बेग ऑप्शन सही है। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था अब ये भी जान लीजिए, क्योंकि जब आपने सॉल्व किया है क्वेश्चन तो आप यहाँ से आप स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको होलिस्टिक अप्रोच के साथ सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो जब आप इसको देखेंगे तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें और ऐड करनी पड़ेगी अपनी रिमेम्बरेंस के लिए।
कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किन के बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। और कभी कभी देखिए जब ऑप्शन देता है ना तो कभी कभी अकबर नहीं देता है, ठीक है, उसकी जगह पे क्या देता है, उसकी जगह पे जो राजपूत थे वहाँ के, एक्सक्यूज़ मी, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, नहीं चल रहा है, चल रहा है, हाँ। तो देखिए जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। देखिए कभी कभी जब ऑप्शन देता है तो वो अकबर को वहाँ से स्किप कर देता है और उसकी जगह मान सिंह लिख देता है। तो मान सिंह मुग़ल सेना में सेनापति होते हैं और सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध होता है। तो उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अकबर दे तो अकबर टिप करिएगा, मान सिंह दे तो मान सिंह लगाइएगा, दोनों ही सही हैं। अब देखिए एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि महाराणा प्रताप की तरफ से सेनापति कौन था? तो हकीम सूर सेनापति थे। तो कभी कभी महाराणा प्रताप की जगह हकीम सूर भी दे सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। अब आपको क्या करना है कि जैसे ऑप्शन देखे हमने, इब्राहिम गारदी, हकीम सूर, ताटी बेग, महमूद लोदी। हकीम सूर और ताटी बेग के बारे में तो मैंने बता दिया। अब आप किताब में जाएंगे, महमूद लोदी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को आपको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि भारत में अंग्रेज़ों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो आपका कारण पूछा है, असफलता का कारण कि इनके बीच, भारत में अंग्रेज़ों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता का कारण पूछा है। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला स्टेटमेंट ये है कि अंग्रेज़ों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। दूसरा है अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो बिल्कुल दोनों ही सही हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये ऑप्शन ए, मतलब दोनों ए और 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जो प्लासी का युद्ध होता है उसके बाद 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध के बाद जो सत्ता होती है वो आ जाती है अंग्रेज़ों के पास। अंग्रेज़ सर्वा हो जाते हैं, तो उससे वहाँ बंगाल से उनको अपार धन की प्राप्ति होती है, जिसका विस्तार नीतियों में उसका भरपूर उपयोग करते हैं वो, ठीक है। सैनिक अपनी वृद्धि में, सैनिक साजो सज्जा में, हर चीज़ में वो बंगाल की जो वित्त है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी स्थिति मजबूत होती चली जाती है। दूसरा नौसैनिक ताकत तो इनकी बेहतर थी ही, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, फिर आता है आपका भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, फिर आता है समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन 1908, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप स्पेक्ट्रम की किताब के पीछे जब जाएंगे तो बहुत सारे वहाँ पे आपको प्रीलिम्स के रिगार्डिंग टॉपिक्स मिल जाएंगे, आप उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका वो है राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, ये गलत है। ये है ऑप्शन नंबर ए। ये 1907 में अधिनियम आया था, ठीक है। बाकी सारे अधिनियम आपके सही हैं। आपको जाके वहाँ किताब में इसको पढ़ना है कि समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम में क्या था। प्रेस एक्ट के बारे में भी आपको पढ़ना है जो 1910 में आया था, ठीक है। प्रेस एक्ट कई बार पूछा भी है, तो प्रेस एक्ट के बारे में आप जान लीजिएगा। प्रेस एक्ट का ईयर मैंने बता दिया 1910। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 20। ये देखिए विद्रोह और उसके ईयर के बारे में दिया हुआ है सूची 2 में। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था, पाबना विद्रोह कब हुआ था। उसके बाद आइए तीसरा है आपका पूछा है ऑप्शन सी बंगाल का नील विद्रोह, फिर आया आपका जैतिया विद्रोह। तो इसमें कौन सा सही है बताइए।
इसका देखिए, अब मैं कैसे इसको सॉल्व करना है। आपको पहले तो इसको पढ़ना है, ठीक है, किताबों से पढ़ना है, सारे विद्रोह पढ़ डालिए। इसके लिए आप आधुनिक भारत का इतिहास परीक्षावाणी पढ़ सकते हैं पूरी तरीके से, एक जगह पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो रंपा विद्रोह कब होता है? तो रंपा विद्रोह होता है आपका 1879 के आसपास। देखिए यहाँ पे 1879 से 80 जो दिया हुआ है, ये रंपा विद्रोह का काल है, ठीक है। दूसरा, पावना किसान विद्रोह कब है? वो है 1873। अब इसको याद कैसे करेंगे 1873? देखिए 1885, एक मिनट रुकिएगा, कहाँ निकल गया। हाँ, तो देखो मैंने बता दी, रंपा विद्रोह 1879 से लेकर 80 के बीच में हुआ था। पावना किसान विद्रोह 1873-76 के बीच में। बंगाल नील विद्रोह 1859 और 60 के बीच में। और जयंतिया विद्रोह आपका 1860 और 63 के बीच में। यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप परीक्षावाणी की भारतीय आधुनिक भारत का इतिहास पढ़िए, उसमें आपको सारे विद्रोह एक जगह मिल जाएगा, आप उसको याद कर लीजिए। और ये इस तरीके का क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर बनता है, आरओ के एग्ज़ाम, ठीक है। तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, आप इसको पढ़िए, याद करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत के किस काल ने अपने आप को दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? पहला ऑप्शन बलबन, दूसरा ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन मुबारक खिलजी, चौथा ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक। तो बताइए कौन सा इसमें सही होगा, ठीक है। मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सही होगा। तो इसमें जो सही आंसर होगा वह है मुबारक खिलजी। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, ठीक है। और एक और बात, इसने एक उपाधि धारण करी थी जिसको अल वसीफ बिल्लाह उपाधि कहते हैं। याद रखिए, कभी कभी उपाधियों से भी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट पूछता है, इसलिए आप याद कर लीजिए कि इसने अल वसीफ बिल्लाह की उपाधि धारण करी थी। और इसने खुसरो शाह को अपना मंत्री बनाया था, ठीक है। ये चीज़ हो गई मुबारक खिलजी के बारे में। अब बलबन के बारे में आपको पढ़ना है कि लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। इसने खलीफा का मतलब दास कह सकते हैं, घोषित किया था। खलीफा का आदमी अपने आप को घोषित किया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको पढ़ना है, जहाँ पे बाजार व्यवस्था के बारे में, घोड़े के दागने की प्रथा के बारे में, नगद वेतन के बारे में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। मोहम्मद बिन तुगलक, इनके बारे में भी पढ़ा जाता है। इसके साथ एक स्टेटमेंट भी आता है कि जनता को इससे और इससे जनता को छुटकारा मिल गया है। किसने कहा था ये स्टेटमेंट? ये सारी चीज़ें आपको जाकर पढ़नी हैं, इन चारों, क्योंकि चारों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसको पढ़ना है, इनके बारे में जानना है, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े नहीं थे? पहला ऑप्शन रशीद अली, दूसरा ऑप्शन शहनवाज खान, तीसरा ऑप्शन पीके सहगल और चौथा ऑप्शन बीसी दत्ता, ठीक है। बताइए इसमें क्या आंसर है। जब आपने आज़ाद हिंद फ़ौज पढ़ा होगा तो सबसे पहले ये बताइए कि आज़ाद हिंद फ़ौज का गठन कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो सबसे पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1915 में अफ़गानिस्तान में इसका गठन किया था, ठीक है। उसके बाद कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। ये चीज़ आपको पता चल गई। अब देखिए इसमें कौन कौन शामिल थे। तो जब आज़ाद हिंद फ़ौज के कैदियों का उसकी सुनवाई हो रही थी लाल किले पर, तो उसमें 3 लोगों को खड़ा किया गया था। एक उसमें हिंदू था, एक मुस्लिम था, एक सिख था। इन तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए। पहला था राशिद अली, दूसरा शहनवाज, तीसरा है पीके सहगल साहब, ठीक है। इसमें देखिए इन्होंने क्या चालाकी करी है कि राशिद अली और शहनवाज अलग अलग कर दिया है, जबकि एक ही राशिद अली शहनवाज, ठीक है। शहनवाज खान, राशिद अली, शहनवाज खान, पीके सहगल और ये जो आपके आखिरी हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना।
लेकिन जब बीसी दत्त की बात आती है तो बीसी दत्त किससे जुड़े थे? वो रॉयल नेवी जो विद्रोह हुआ था उससे जुड़े हुए थे। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। आपसे पूछा भी क्या गया, आज़ाद हिंद फौज से कौन जुड़ा नहीं था? तो बीसी दत्त नहीं जुड़े थे, ये रॉयल नेवी से जुड़े हुए थे। रॉयल नेवी का जो विद्रोह हुआ था, बाकी राशिद अली, शाहनवाज, पीके सहगल, ये तीनों ही आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, गोला ज़रूर बना लीजिए क्वेश्चन पे और वो नहीं को टिक कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ऑप्शन तो पढ़ लेते हैं और हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि वो नहीं पूछा है वहाँ पे और हम गलत करके चले जाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था। ऑप्शन सी, यह एक अहिंसक आंदोलन था। ऑप्शन डी, यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन, इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो देखिए हालांकि इसकी जिम्मेदारी महात्मा गांधी को दी गई थी, लेकिन उससे पहले अंग्रेज़ों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, तो यह एक स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था। ठीक है, और अंग्रेज़ों ने उस समय कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। स्वस्फूर्ति आंदोलन था, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन यह एक अहिंसक आंदोलन नहीं था, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी ने जेल से एक नारा दिया था, करो या मरो का। ठीक है, तो इसको किसी भी तरीके से अहिंसक आंदोलन नहीं कह सकते हैं। तो जो ऑप्शन आपका सही है वो ऑप्शन सी, क्योंकि क्या पूछा है, सत्य नहीं है, तो अहिंसक आंदोलन नहीं था। इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से डिटेल में जाके पढ़िएगा। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है और इन सब चीज़ों को आप स्किप करके आप अपने ही मार्क्स गंवाएंगे, जो आपके सिलेक्शन में बाधक बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था? ठीक है, और ये जो चारों अधिनियम दिए हुए आपके, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1945। तो ये किसके तहत इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया था। अब आपको मार्ले मिंटो सुधार भी पढ़ना है 1909। सबसे पहले जो मुस्लिमों को यानी सांप्रदायिक तौर पे जो सबसे पहले वोटिंग का अधिकार दिया गया था मुस्लिमों को, वो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत दिया गया था। ठीक है, और इसमें एक स्टेटमेंट भी आता है जो बहुत पूछा जाता है कि जो मिंटो साहब थे, उन्होंने बोला था कि हम सांप के दांत बो रहे हैं। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है और इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद आप पढ़ेंगे किताबों से जाके भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, इसमें बाकी जातियों, बाकी समुदायों को भी इसमें आरक्षण की सुविधा दी गई थी, जिसमें आपका सिख थे, एंग्लो इंडियंस थे। ठीक है, इन सबको भी अधिकार दिए गए थे। इसके साथ ही महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया गया था 1919 के तहत। इसके अलावा 10 साल पे एक कमेटी बनाने की भी घोषणा की थी जो रिव्यू करेगी, जिसी के तहत साइमन कमीशन भी आया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 में जाके पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सारे एक्ट हैं। सारे एक्ट के बारे में ही आपको पढ़ना है, चाहे वो 1773 से लेके 1947 तक का जितने भी एक्ट हैं आपके, चार्टर एक्ट हों, चाहे आपका भारत परिषद अधिनियम हो या भारत शासन अधिनियम हो, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। इसको स्किप नहीं कर सकते हैं आप। आपको जाइए आधुनिक भारत का इतिहास उठाइए, उसको पढ़िए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला है क्रिस प्रस्ताव 30 मार्च 1942, दूसरा है अगस्त प्रस्ताव 1940, तीसरा है वेवल योजना जून 1945, चौथा है CR फार्मूला 1944। इसको क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है,
तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आया है, उसके बाद आपका आया क्रिप्स प्रस्ताव 30 मार्च 1942 में आया था। उसके बाद आपका आता है क्या, CR फार्मूला जो 1944 में आता है, और लास्ट में आता है वेवेल योजना 1945 में, ठीक ना। ये आपको इस क्रम में करना है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो है ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अब इसके बारे में भी आपको पढ़ना, ये जो आपका आधुनिक भारत के इतिहास का ये जो टॉपिक है आपका स्वतंत्रता आंदोलन, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको आप पढ़िए। मैंने जो आपको किताबें बताई हैं उससे ही पढ़िए, उससे ही सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आपको किसी और जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यंग बंगाल आंदोलन कौन सुमेलित नहीं है, सबसे पहले ये जान लीजिए, यहाँ टिक लगाइए, कौन सुमेलित नहीं है। पहला क्वेश्चन संगठन है यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डिरोजियो। ऑप्शन बी बहिष्कृत हितकर्णी सभा ज्योतिबा फुले। तीसरा है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अर्काट, और चौथा है यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खां। इसमें क्या सुमेलित नहीं ये पूछा है। तो देखिए यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डिरोजियो बिल्कुल सही है। इसके बाद बहिष्कृत हितकर्णी सभा ये गलत है, क्यों गलत है बताइए। गलत इसलिए है क्योंकि बहिष्कृत हितकर्णी सभा अंबेडकर द्वारा बनाई गई थी, ना कि ज्योतिबा फुले की तरफ से, ठीक है। इसके बाद सत्य शोधक समाज जो है वो ज्योतिबा फुले ने ही बनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका गलत हो गया। इसके बाद आप देख लीजिए ऑप्शन सी थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अर्काट, ठीक है, बिल्कुल सही है। चौथा है यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान ने बनाया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए अब। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गेहूँ फ्लोरिस माइनर। ऑप्शन बी धान बथुआ। ऑप्शन सी मटर प्याजी। ऑप्शन डी बरसीम कासनी, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, जो आपका बथुआ रोग है वो जो है आपका वो धान में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। ये धान में नहीं, बथुआ रोग आपका गेहूं में होता है, फ्लोरिस माइनर भी गेहूं में होता है, मटर प्याजी में होता है, और बरसीम कासनी रोग बरसीम में होती है, ठीक है। इसके लिए आपको किताब मैंने बताई थी कृषि के लिए एग्रीकल्चर की परीक्षावाणी, उसको आपको पढ़ना है, उसको पूरा नहीं पढ़ना है, या ध्यान रखिएगा, उसको सेलेक्टिवली पढ़ना है, और इसी तरीके से पढ़ना है कि मैच द कॉलम आपके सॉल्व हो सके। वहाँ पे सबके प्रजातियों के बारे में, फलों के बारे में, उनके रंगों के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। आप वो किताब ले लीजिए, उसको पढ़िए। क्वेश्चन 100% कृषि से आता है आरओ में, कम से कम नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चन ज़रूर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही फिर से कृषि पे आया हुआ है। क्या कहता है, मैच द कॉलम है। 28वां क्वेश्चन देखिए, सूरजमुखी, खरबूजा, कपास, अलसी। अब इसको आपको मिलान करना है। देखिए सूरजमुखी जो होती है सभी मौसम में होती है, ठीक है, यानी ए का 4 हो गया। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, ऑप्शन वो भी देख लीजिए। आपने देखा सूरजमुखी आपको पता था सभी मौसम में होता है, ए का 4। देखिए बी ऑप्शन में ए का 4 है, सिर्फ बी ऑप्शन में ही ए का 4 दिख रहा है, आपको बाकी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप जाके सीधे इस पर टिक मार दीजिए, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये होता है समय को कैसे बचाएं एग्ज़ाम में। हर एक क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के जब भी आपको क्वेश्चन मिले, आपको जो आता है पहले आप उसको ऑप्शन में जाके ढूंढिए, अगर वो मिल जाता है और उसके अलावा कहीं नहीं दिया रहता है तो उस ऑप्शन पे टिक मारिए और आगे बढ़िए। तो देखिए सूरजमुखी है, सभी मौसम में होता है। खरबूजा कब होता है, खरबूजा होता है आपकी जायद गर्मी में होता है। कपास कब होता है, कपास कौन सी फसल है, ये है खरीफ की फसल है, वर्षा ऋतु की फसल। फिर है अलसी है आपकी रवि यानी सर्दी की फसल। अब इसमें आपको क्या देखना है, अब आप जाके किताबों में ये पढ़ेंगे कि रवि फसल कौन सी होती है, कौन से महीने में होती है, जायद फसल क्या है, कौन से महीने में होती है, खरीफ फसल क्या है, किस महीने में होती है। देखिए रवि की जो फसल होती है
वो आपका ठंडियों की फसल मानी जाती है और ये आपकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। जनवरी फरवरी में इसको मार्च में काट लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपकी है जो होती है वो जायद की फसल आती है, जो मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून तक काट ली जाती है, मई जून तक, जिसमें आपका खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी ये सब आता है। उसके बाद आता है आपका खरीफ की फसल, इसको कहते हैं वर्षा ऋतु या गर्मी या वर्षा ऋतु की फसल कह सकते हैं, क्योंकि ये जो बोई जाती है वो आपकी मई जून के आसपास बोई जाती है और इसको ठंडी से पहले काट लिया जाता है, यानी अगस्त सितंबर तक आते आते इसको काट लिया जाता है। तो यही चीज़ें आपको पढ़नी है। जब भी एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है कि खरीफ की फसल का कौन कौन सा महीना है, रबी की फसल का कौन सा महीना है, जायद की फसल का कौन सा महीना है, तो इन सब चीज़ों को भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए, फॉर्चून इंडिया 500 कंपनियों की सूची के बारे में बात करना है। देखिए, इस क्वेश्चन को जब भी आप प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चन देखें, आप उसको छोड़कर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये डाटा हर साल बदलता रहता है। आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, करंट अफेयर से उसको तैयार करिएगा, ठीक है। अपडेटेड डाटा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये भी आपका करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो इसको स्किप करिए। 31वां क्वेश्चन देखिए, लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था। एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पाद केंद्रों के रूप में प्रस्तुत करता है। ये भी करंट का क्वेश्चन है, लेकिन एक बार इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। इसको जान लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें आपको क्या जानने लायक है कि लखनऊ डिफेंस एक्सपो या फिर लखनऊ में जो भी आपका अभी जो हुआ है आपका व्यापार के लिए, ठीक है, वो चीज़ है। उसकी डेट ज़रूर याद करिएगा, 10 से 12 फरवरी को जो भी है आपका यहाँ पे हुआ था, एक्सपो हुआ था व्यापार के लिए, जिसमें 35,000 करोड़ की MOU साइन हुए हैं, ठीक है। तो वो डेट मेंशन उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, सीधे सीधे डेट पूछ लेता है, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी एक्सपो भी होता है। इसके साथ एक और चीज़, कुछ डिफेंस कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें यूपी के 4 रखे गए हैं ज़िले, उनको भी आपको याद रखना है। जैसे कानपुर हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, लखनऊ होगा और एक और है कोई, ठीक है। तो उसको भी आपको याद रखना है। आप यूपी की करंट अफेयर्स में उसको ज़रूर पढ़िएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित केंद्रीय बजट 2020-21, चूँकि ये बजट का क्वेश्चन है तो आपको उसमें सॉल्व इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ क्योंकि इसमें जो निगम कर, आयकर सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, इसको आपको याद करके जाना है, ठीक है। जब आप केंद्रीय बजट का जो पहला पन्ना होता है उसमें आपको एक चार्ट मिलेगा, गोल सा पाई चार्ट, ठीक है। उसमें सब कुछ लिखा होगा कि कौन सा रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ को जाता है। वो चार्ट आपको ये प्रिपेयर कर लेना है। उसकी सीरीज़ ज़रूर पूछ लेता है कभी कभी, किस परसेंटेज पे कौन सा कहाँ कितना पैसा मिलता है, किस स्रोत से, जैसे निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठीक है। तो वो जाके आपको वहाँ से पढ़ना है। बजट से पहले पन्ने पे दिया होगा कि रुपया कहाँ को आता है, रुपया कहाँ को जाता है, किन किन क्षेत्रों स्रोतों से हमें प्राप्त होता है, किन किन स्रोतों से जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन चूँकि पुराना हो चुका है तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना ही बताना था मुझे। और इसके बाद एक और चीज़ याद रखिएगा, जैसे निगम कर, देखिए सबसे ज़्यादा आता है निगम कर से, फिर आता है GST से, फिर आता है आयकर से, फिर आता है सीमा शुल्क से, फिर आता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। ये सीरीज़ भी आपको याद करनी है, ठीक है, प्रतिशत के साथ। फिर आइए नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन, जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है। जेनेटिक उद्योग में क्या सम्मिलित है? पहला ऑप्शन कृषि, दूसरा ऑप्शन मछली पकड़ना, तीसरा ऑप्शन शिकार करना और चौथा ऑप्शन खनन। तो देखिए जेनेटिक चीज़ें क्या हैं आपकी, कृषि, मछली, शिकार। तो इन खनन आपका कहीं से जेनेटिक है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसको आप टिक लगाएंगे कि इसमें एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है ये पूछा है, तो देखिए जेनेटिक उद्योग में कृषि सम्मिलित है,
बाकी शिकार करना, मछली पकड़ना, खनन, ये तीनों ही सम्मिलित नहीं है। माफ़ करिएगा, मैंने क्वेश्चन सही से देखा नहीं, ये ऐसी गलती आप एग्ज़ाम में मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? निम्नलिखित में से भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माहे, चंबल, नर्मदा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन कई सारे एग्ज़ाम्स में बार बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इंडिया में माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब आपको जाके नदियों के बारे में पढ़ना है, चंबल कहाँ से निकलती है, माही कहाँ से निकलती है, नर्मदा कहाँ से निकलती है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है। कभी कभी पूछता है, सीरीज़ में मैच करने को भी दे देगा कि चंबल किस स्टेट की है, नर्मदा किस स्टेट की है, माही किस स्टेट की है, तब वहाँ पे आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, वो आपके नंबर को कम कर देगा। तो किताब लीजिएगा ज्योग्राफी की जो भी मैंने आपको बताई है, और किताबों के बारे में अगर जानना है कि सिलेबस को किन किन किताबों से पढ़ना है, तो आप मेरे RORO की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस किया हुआ है, सब कुछ किन किताबों से पढ़ना है, किताबें भी मैंने दिखाई हैं। तो आप प्लीज़ उसको जाके एक बार देख लीजिए, आपके सारे डाउट इसके रिगार्डिंग क्लियर हो जाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जननांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका जो आंसर है बहुत लोगों को पता भी होगा। तो इसका आंसर है 1921। इससे हमें महान विभाजक के रूप में देखते हैं। फिर आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना है आपकी झेलम नदी पर। ऐसे क्वेश्चन भी बार बार पूछता है एग्ज़ामिनर, ठीक है। आपको किताब से सारी परियोजनाएं किस नदी पे हैं, किस राज्य में है, ये सारी चीज़ें आपको किताबों से पढ़नी है कि झेलम नदी पे कौन कौन सी परियोजना है, सतलुज नदी पे कौन कौन सी परियोजना है, व्यास नदी पे कौन कौन सी परियोजना है, जैसे आपका हीराकुंड परियोजना किस पे है, रिहंद बांध परियोजना किस पे है, ये गांधी सागर बांध किस पे है, ये सारी चीज़ें आपको किताबों से पढ़नी है। इन सब चीज़ों का आप स्किप नहीं कर सकते हैं, यही आपको सिलेक्शन में ला भी देते हैं और सिलेक्शन से बाहर भी कर देते हैं, तो इनको स्किप नहीं कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। दूसरा, हीराकुंड बांध महानदी पर है। तीसरा, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। और चौथा, मैथान बांध दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी पर है, ठीक है। इसका क्या होगा आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या है बताइए? मैथान बांध आपकी जो है वो दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर नदी पर है। ये बिल्कुल सही है, आपको सही पूछा है बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन क्या आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 मैथान बांध, ठीक है। अब ये जानिए कि रिहंद बांध किसकी सहायक नदी है? तो ये रिहंद बांध है जो सोन की सहायक नदी रिहंद नदी पर बना हुआ है, ठीक है। हीराकुंड बांध यह है महानदी पर। तीसरा है आपका तुंगभद्रा परियोजना, यह है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, ठीक है। और चौथा है मैथान बांध दामोदर नदी की सहायक नदी पर है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन पूछा था वो आई थिंक पूछा है आपका, एक मिनट मुझे देखने दीजिएगा, हाँ, कूट करके। तो इसके सारे ऑप्शन सही हो गए, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, सारे ही सही हैं, ठीक है। 38 पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण ये कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2010। तो जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे NGT कहते हो आप, वो कब स्थापना हुई थी उसकी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2010 को। मोस्टली लोगों को ये पता होगी बात। अब आपको NGT के बारे में जाके थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है।
उसका मुख्यालय कहाँ पे है, कितने सदस्य होते हैं, उनकी क्या शक्तियाँ हैं, जैसे कि उनको सिविल न्यायालय के अधिकार दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से पढ़ना कभी, क्योंकि अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ गया तो वहाँ पे आपको दिक्कत कर जाएगा। उसके लिए आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से, एक मिनट रुकिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देश दिया हुआ, लॉ इसके बारे में दिया कजाकिस्तान, इसके सामने दिया हुआ है कारागंडा, ऑप्शन बी है यूक्रेन, जिसके आगे दिया हुआ क्रिवाई राग, ऑप्शन सी है जर्मनी, जिसके आगे नॉर्मंडी दिया हुआ है, और ऑप्शन डी फ्रांस पिरेनीज़ दिया हुआ है। तो इसमें क्या सही नहीं है, देखिए लॉ इसके बारे में आपको देश के बारे में भी जानना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ लॉ इसको पाया जाता है, और वर्ड में भी कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके लिए आप बुक रिफ़र कर सकते हैं जो मैंने बताई है ज्ञान पब्लिकेशन की, उसको देख लीजिए, या फिर मैथ्स वर्णमाला देख लीजिए, लेकिन बेस्ट रहेगी कि आप ज्ञान देखें। ठीक है, तो देखिए कजाकिस्तान कारागंडा बिल्कुल सही है, यूक्रेन क्रिवाई राग बिल्कुल सही है, लेकिन जर्मनी नॉर्मंडी कहाँ पड़ता है, फ्रांस में पड़ता है। ये बात आपको अगर नहीं पता थी तो आप सॉल्व नहीं कर पाते। तो नॉर्मंडी कहाँ पड़ता है, फ्रांस में, तो जर्मनी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका क्वेश्चन के हिसाब से सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40वें पे, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए लॉरेन औद्योगिक प्रदेश इटली, ऑप्शन बी रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश फ्रांस, और ऑप्शन डी सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम। तो इसका क्या ऑप्शन सही है बताइए। तो देखिए लॉरेन औद्योगिक प्रदेश इटली में है, ठीक है, पता है आपको। रूर औद्योगिक प्रदेश है, पता है आपको। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश फ्रांस में नहीं है, ये कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, ब्रिस्टल। सैक्सोनी यूनाइटेड किंगडम में है, बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ आपको भी पढ़ना है, ऐसी चीज़ें पढ़नी है आपको जो आरओ में पूछी जाती है, जो एग्ज़ाम को टफ़ कर देती है। अगर आपको पता है तो ही आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, और नहीं पता है तो फिर आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए इन सब चीज़ों को जाइए पढ़िए, औद्योगिक प्रदेशों के बारे में, नदियों के बारे में, झीलों के बारे में, बांधों के बारे में, और लॉयस्क क्षेत्रों के बारे में। ये सारी चीज़ें आपको देश और वर्ड दोनों को लेकर पढ़नी है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए गैबन, ऑप्शन बी बोत्सवाना, ऑप्शन सी लाइबेरिया, और ऑप्शन डी अंगोला। ठीक है, तो देखिए गैबन, लाइबेरिया, अंगोला, ठीक है, ये पश्चिमी तट पे हैं, लेकिन जब बोत्सवाना की बात करेंगे तो ये पश्चिमी तट पे नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया, बोत्सवाना। एक मिनट रुकिएगा, हाँ, ऑप्शन बोत्सवाना आपका करेक्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। देहरादून में, भोपाल में, नई दिल्ली में, नागपुर में। तो ये सबको पता होगा, बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में है। कहाँ पे है, देहरादून में है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है। सुंदरवन, चिल्का झील, निकोबार आइलैंड एंड कच्छ। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ओशनिक नेशनल पार्क है आपका कच्छ में। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, आपको चिल्का लेक के बारे में पता करना है। एक सबसे गहरी झील इंडिया की कौन सी है, चिल्का लेक। सुंदरवन के बारे में पढ़ना है, निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़ना है। निकोबार आइलैंड में प्रजातियाँ सौम्पेन और कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती, उनके बारे में आपको पढ़ना है। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आया हुआ कि निकोबार में पाई जाने वाली प्रजाति, ऑप्शन दे देगा और आपको वहाँ पे मिलान करना पड़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आइए, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है वाराणसी से नई दिल्ली। ये तो सभी को पता है कि वाराणसी से नई दिल्ली
के मध्य ये ट्रेन चलाई गई थी सबसे पहली बार। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसको आगे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं थी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, हरियाणा के पानीपत में ये संयंत्र लगा हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया आपका। अब आइए नेक्स्ट पे। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? ये तो लगभग सभी को पता होगा कि जामनगर में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। कहाँ पड़ता है जामनगर? तो ये जामनगर पड़ता है आपका गुजरात में। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है ये आपको पता होना चाहिए। आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत जामनगर। तो ऐसी ऐसी चीज़ों, माइन्यूट सी चीज़ों को भी आपको पता रखना पड़ेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? बहुत फेमस क्वेश्चन, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और ऑलमोस्ट सभी को ये आंसर इसका पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात। तो अब आपको इसमें क्या देखना है एक्स्ट्रा? आपको ये देखना है कि भारत की तटवर्तीय जो सीमा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। टोटल 9 राज्य हैं, उन सबके नाम याद रखने होंगे आपको, क्योंकि कभी कभी वो सीरीज़ में पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको उन सभी 9 राज्यों के बारे में याद रखना है। और इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है कि भारत की तटरेखा सीमा की लंबाई कितनी है, ये आपको याद करना है। इसके अलावा एक और फेमस क्वेश्चन आता है ये कि अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहे हैं तो गुजरात में कितना बज रहा होगा? या फिर इस तरीके से आता है कि अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहा है, गुजरात में कितना बज रहा होगा, उनके बीच का समय अंतर कितना है? 2 घंटे का समय अंतर आता है। इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित शैल समूहों में से कौन भारत में अधिक मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो सबको पता है कि कोयला कौन कौन से समूहों से प्राप्त होता है। पहला देखिए धारवाड़ समूह, दूसरा है गोंडवाना समूह, तीसरा है विंध्य समूह, चौथा है आपका टर्शियरी समूह। तो देखिए जो कोयला है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से पाया जाएगा? गोंडवाना से। ठीक है, फिर आपको इसमें एक्स्ट्रा क्या जानना है? धारवाड़ से धात्विक खनिज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा, जब आप प्रीवियस ईयर पूल लगाएंगे ना तो आपको ये भी क्वेश्चन मिलेगा कि सबसे ज़्यादा धात्विक खनिज किस समूह से प्राप्त होता है। उसमें भी ऑप्शन यही रहेगा, बस वहाँ पे आंसर बदल जाएगा। वहाँ पे आ जाएगा धारवाड़ समूह से सबसे ज़्यादा आपके खनिज उत्पादन होता है या पाया जाता है। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? क्योंकि यहाँ कोयला पूछा है तो यहाँ हो जाएगा गोंडवाना। अब आइए 49 क्वेश्चन पे। 49 क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में। तो ये क्वेश्चन देखिए करंट का है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये अब इररिलेवेंट हो चुका है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संदर्भ में सूची ए और सूची बी के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए देखिए उस समय क्या हुआ था कि एक समिति गठित की गई थी, ट्रस्ट गठित किया गया था। उसमें इन सारे जो नाम आप देख रहे हैं इनको शामिल किया गया था, उनको प्रमुख जिम्मेदारियां दी गई थी। तो वही जिम्मेदारियों के बारे में आपसे पूछ लिया है। तो आपको करंट से बहुत अच्छे से रूबरू होना पड़ेगा। हर चीज़ों पर आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और अब भीड़ से आप आगे निकल पाएंगे। तो देखिए महेंद्र नृत्य गोपाल दास जी, इनको राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन 4। अब ए का 4 देखिए किस में दिया हुआ, ए का 4 दिया हुआ ऑप्शन बी में। तो आपको कुछ भी आगे नहीं पढ़ना है, सीधे सीधे जाना है आपको, ऑप्शन बी को टिक लगा देना है। अगर मान लीजिए ये नहीं पता था आपको, तो देखिए स्वामी गोविंद देवगिरी, इसका तो आपने नाम ही नहीं सुना होगा। तो मान लीजिए ये भी नहीं आता आपको, तो श्री चंपत राय, इनके बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ये कौन थे? चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव। तो ट्रस्ट के महासचिव यानी ऑप्शन बी। तो देखिए आप सी का दूसरा देखिए ऑप्शन बी में दिख रहा है और कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो भी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
आपको फिर आगे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार मैं पूरा बता देता हूँ आपको कि कौन किसके लिए था। तो देखिए, महेंद्र नृत्य गोपाल दास थे राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष, स्वामी गोविंद देवगिरी जी थे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, श्री चंपत राय थे ट्रस्ट के महासचिव और श्री नृपेंद्र मिश्रा जी थे मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख। ठीक है, देखिए आज सिर्फ यही 50 क्वेश्चन हम लेके करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा चला जाएगा। मेरा आज का वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था, प्रीवियस ईयर सॉल्व कराने का, कि मैं आपको बता सकूं कि प्रीवियस ईयर सॉल्व कैसे किया जाता है, हॉलिस्टिकली कैसे चीज़ों को याद किया जाता है। आप सभी किताबें बहुत पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप नहीं याद रख पाते हैं, सब कुछ आपके दिमाग से स्किप कर जाता है। तो बेहतर तरीका है कि जब आप प्रीवियस ईयर लगाएं तो उसके ऑप्शंस पर गौर करें और उन ऑप्शंस से आपको क्या क्या चीज़ें याद हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें रिमेंबर हो रही हैं, उनको ध्यान में रखिए। जो नहीं हो रही हैं उसको किताब खोल के एक बार पढ़िए, और जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। बस इसी वजह से मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था। इसी तरीके से आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते रहिए। आगे के लेक्चर्स में मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। अभी 50 क्वेश्चन लगाए हैं, आगे सॉल्व करूँगा। फ़िलहाल आप इसको देखिए, इसी तरीके से सॉल्व करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।